वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, हमारे साथ अब डॉक्टर रेहाना आमिर हैं। उनसे हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड मसाइल, स्पेशली हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिसकी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे। अगर हम डॉक्टर साहिबा की बात करें तो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं, सर्टिफाइड फिजिशियन हैं, स्पेशलाइज करती हैं इन द फील्ड ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी। आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर में एज कंसल्टेंट भी सर्व करिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक है? तो आप खुद इतनी यंग लगती हैं कि देखने वाले कहेंगे ये डॉक्टर है, पूरी डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी आखिर ये होती क्या है और नॉर्मल केस से मुख्तलिफ कैसे है? प्रेगनेंसी आमतौर पे तो हम यही समझते हैं ना कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल चीज़ है कि प्रेगनेंसी हो गई, बस बच्चा हो जाना है, 9 मंथ खुद ही घर रहेंगे, उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो हॉस्पिटल चले जाएंगे। लेकिन कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं कि उनको केयर की ज़रूरत होती है। लाइक उनमें आपको मसाइल का सामना होता है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, शुगर का ज़्यादा होना। जो भी बच्चा दुनिया में आ रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम उसको होगा वो एक्चुअली मदर से ट्रांसफ़र होता है। तो हर वो प्रेगनेंसी हाई रिस्क है जिसमें मदर को प्रॉब्लम है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी डिजीज़ होते हैं, लाइक प्रेगनेंसी होने से पहले ही बेशुमार प्रॉब्लम्स होते हैं, मेडिकेशंस पे होते हैं, कोई मेडिकल इलनेस होती है, तो वो ऑलरेडी हम कह रहे हैं जी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स पे हैं, इस वजह से उनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। और बेशुमार हाई रिस्क प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दौरान हमल ही पता चलता है कि जी इनको प्रॉब्लम शुरू हो गया। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हमल से पहले अगर नहीं भी हैं, लाइक कोई भी हेल्दी सेहतमंद लड़की है वो प्रेग्नेंट हुई है, प्रेग्नेंट होने के बाद उसको शुगर का भी रिस्क है और ब्लड प्रेशर हाई का भी रिस्क है। आमतौर पे यहाँ लोग तसव्वुर करते हैं कि अगर हम पहले से ठीक हैं तो हम ठीक ही रहेंगे, प्रेगनेंसी में कोई फ़र्क नहीं आता, आप शुरू से ही हेल्दी हो। 5 प्रेगनेंसीज रही, 2 मेरी मिसकैरेजेस हुई और मेरी जो पहली 4 प्रेगनेंसी थी उनमें कोई इशू नहीं हुआ। मेरी जो नूर की जो मेरी लास्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई। ये एक बहुत ही बात है कि हम ये कहते हैं कि आमतौर पे प्रेगनेंसी हर औरत में मुख्तलिफ नहीं है, एक ही औरत में हर प्रेगनेंसी मुख्तलिफ। ये नहीं कि 2 औरतों में प्रेगनेंसी की मुख्तलिफ है। अगर एक औरत को पहली दफ़ा अगर खैरियत का बच्चा हो गया है, ठीक हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे 3 जो प्रेगनेंसीज हैं उनको केयर की ज़रूरत नहीं है और वो बिल्कुल वैसी ही होंगी, उसी पैटर्न पे होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे केसेस भी तो होते होंगे जो आपको पहले ही पता होगा कि इनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क होगी, वो क्या केसेस होते हैं? जैसे कि आपने कहा कि ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है प्रेगनेंसी में, लेकिन क्या कोई उम्र का या वजन का या इन चीज़ों का भी ताल्लुक होता है? कुछ तो जैसे मरीज़, जैसे आपका जो पहला सवाल आपने किया कि कुछ मरीज़ जो पहले से ही हाई रिस्क होते हैं, जिनमें हार्ट पेशेंट्स हैं, जो ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट्स हैं। पाकिस्तान में चूँकि बच्चे ये तस्वर किया जाता है कि जब शादी हुई तो औरत हर सूरत बच्चा पैदा करेगी और फ़ौरन विदिन 1 ईयर, ठीक है। तो इस वजह से एक बड़ा सोशल बर्डन होता है फीमेल पे। तो जो ऑलरेडी जो प्रॉब्लमेटिक हैं, लाइक पहले से हार्ट पेशेंट है, ये कुछ उनको कोई केयर की ज़रूरत होती है, अदरवाइज प्रेगनेंसी में जान भी जाने का खतरा होता है। इसलिए इनको हाई रिस्क कहा जाता है। हाई रिस्क उस प्रेगनेंसी को कहा जाता है जिसमें माँ या बच्चे की जान का खतरा हो। हर वो प्रेगनेंसी जिसमें माँ की जान जाने का या बच्चे की जान जाने का, दोनों में से एक को प्रॉब्लम हो। और आमतौर पे बच्चे के सारे प्रॉब्लम माँ को प्रॉब्लम हो तो उसी से ट्रांसमिट होते हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका दूसरा सवाल कि क्या जो हमारी डाइट है या हमारी उम्र या एज, इसका रिलेशन, आमतौर पे 35 से 35 साल की उम्र से पहले औरतों को अपनी फैमिली कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अगर उनकी लाइक समझ लें 20 में शादी हो गई, 28 में, तो ये नहीं करना चाहिए कि 4 इयर्स बाद 6 इयर्स बाद एक बच्चा लें, फिर जब बेबीज 8 इयर्स के हो गए फिर एक प्रेगनेंसी 40 इयर्स में आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया कि गैप बहुत ज्यादा 8 10 साल का भी लोग गैप दे रहे हैं। उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी जो 35 ईयर ऑफ एज के बाद होगी उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, उसमें आपको शुगर का प्रॉब्लम ज़्यादा होना है, उसमें आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ज़्यादा होना है, उस बच्चे को जेनेटिक और क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जो कि सिर्फ एक्चुअली जिसका माँ से भी कोई ताल्लुक नहीं है, जो एज रिलेटेड क्रोमोसोम में चेंजेस हैं उसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स होंगे। और वेट तो एक ऐसी चीज़ है कि ये समझ लें कि आपके प्रोग्राम पे के बिहाफ पे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी पेशेंट जिसका BMI नॉर्मल नहीं है, जिसका वज़न एवरेज नहीं है, उसको कंसीव नहीं करना चाहिए, उसको प्रेगनेंसी करनी ही नहीं चाहिए। पहले आप 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ अपना टाइम, जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन आप समझते हैं कितने में मैं वेट रिडक्शन कर सकती हूँ, वजन कम करें फिर कंसीव करें। पर डॉक्टर साहब वजन के साथ मिसकैरेज, वजन के साथ मतलब ये आप ज्यादा वजन की बात करिए, लेकिन डॉक्टर साहिबा उनका बताएं जो बच्चियां शादी से पहले अपना इतना वजन कम कर लेती हैं, इतना वजन कम कर लेती हैं कि बाकायदा मैंने ऐसी बच्चियां भी देखी हैं कि लिटरली उनकी
रिब्स नज़र आ रही होती हैं, इतना उन्होंने अपना वज़न रिड्यूस कर लिया होता है, और फिर वही वाली बात कि 1 साल के अंदर अंदर बच्चा भी पैदा हाँ, 1 साल के अंदर अंदर। उसके बाद ये वो जो उनका अपना वेट रिडक्शन कम है, वो उनको एनीमिक भी करेगा, उनमें सारे वाइटामिन्स की कमी, उनमें आयरन की कमी, बच्चा जो होगा वो भी ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होगा, उनका जो बेबी होगा उसका वो एवरेज वेट नहीं होगा जो आम बच्चों का, उसका वो इंटेलेक्चुअल नहीं होगा जो उस माँ के बच्चे का जिसका वेट नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए इन सारे प्रॉब्लम्स को एक्चुअली हम ये समझते हैं, ये 9 मंथ का एक टाइम स्पैन है, इट्स अ मैटर ऑफ 9 मंथ्स, इट्स अ मैटर ऑफ 9 मंथ्स फॉर मदर ओनली। बच्चे के लिए तो ये एक पूरी लाइफ है ना, उसको जो प्रॉब्लम माँ के पेट से होगा वो सारी उम्र चलना है उसके साथ। इसलिए इन प्रॉब्लम्स को इसी तरह देखना चाहिए कि ये एक पूरी लाइफ है जिसने पूरी लाइफ स्पेंड करनी, उसके साथ जो प्रॉब्लम होगा वो चलेगा। इसलिए मदर्स को अपना वेट भी आइडियलाइज करना है, अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजेस, नेचुरल डाइट, रॉ फॉर्म, बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड, फास्ट फूड नहीं अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, ये चीज़ें आपको तभी पता चलेगी ना जब आप प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएंगे। आपको प्रेगनेंसी का पता चला, पहली दफ़ा डॉक्टर के पास जाती हैं बच्चियाँ, उसके बाद बॉदर ही नहीं करती, फिर बिल्कुल जब प्रेगनेंसी एंड पे पहुंच जाती है तो तब जाती है। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, ये मुझे पहली बहुत दफ़ा दुख जाती होता हैं। है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो पहली दफ़ा भी नहीं आते। सिर्फ हम उस क्लास में बात नहीं कर रहे कि जो एजुकेटेड नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है वो तो ऐसे आते हैं जैसे समझ लें जिन्ना हॉस्पिटल या जो भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है, वहाँ पेशेंट डिलीवरी के टाइम आ रहे होते हैं, जबकि 9 मंथ में एक दफ़ा भी चेकअप नहीं होता, और तब उनके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि हीमोग्लोबिन 4, 5, 6, डॉक्टर्स बेचारे भाग रहे होते हैं ब्लड अरेंजमेंट्स के लिए, सारा कुछ कि इनकी जान बचा लें किसी तरीके से हम। इवन जो एजुकेटेड क्लास है वो भी समझती है ठीक है कोई मसला तो हुआ नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम अराइज हो गया, फिर आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपकी वो हेल्प नहीं कर सकते जो आइडली आपको चाहिए। जो आपने प्रॉब्लम खड़ी कर ली उसका बच्चे पे इफेक्ट हो जाए, वो आप उसके बाद आप उसको काफ़ी हद तक दुरुस्त भी कर लो, लेकिन बच्चा उन इफेक्ट से बाहर नहीं जाएगा। इस वजह से एक्चुअली प्रेगनेंसी में केयर जो है वो पहले प्रोफिलैक्टिक केयर जिसे कहते हैं कि पहले से केयर, कि आप पहले एंटीनेटल चेकअप कराओ, आप रूटीन चेकअप के लिए जाओ ताकि जो भी प्रॉब्लम वो साथ साथ ही ट्रीट हो। आपको पहले से पता होना चाहिए मैंने क्या डाइट खानी है, आपको पता होना चाहिए मैंने कितनी एक्सरसाइज करनी है, मेरी क्या एक्टिविटीज़ हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए प्रेगनेंसी में, जो कि मैं रूटीन में कर रही हूँ लेकिन अभी मैंने नहीं करनी। ये सारी बातें आप पहले से ऑप्ट करें। अगर आप पहले से ऑप्ट नहीं करेंगे और जब आप प्रेग्नेंट हो गए उसके बाद आपने कोई प्रॉब्लम खड़ी कर ली, फिर आप डॉक्टर के पास भागे, फिर बच्चा सफ़र करेगा, बच्चा सफ़र आप खुद भी करेंगे। और वो जो खर्चे बचाने के लिए भी लोग अवॉइड करते हैं ना, बाद में जो आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा, बेहतर नहीं है कि आप पहले ही अपने ऊपर थोड़ा बहुत एक्सपेंस करके सही तरीके से। अब देखें ना, जिस तरह बाद में खर्चा जो बच्चा प्रॉब्लम में चला गया वो नर्सरी में जाएगा, लाइक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में, लाइक डॉक्टर्स हॉस्पिटल का आपने कहा, वहीं देख लें बहुत अच्छी नर्सरी है, बेहतरीन है। 1 kg का बेबी भी सर्वाइव करता है पाकिस्तान, 800 ग्राम का भी, इतनी अच्छी नर्सरी है। लेकिन एट द सेम टाइम वो उस बच्चे को केयर की जरूरत है फॉर वीक्स, नॉट फॉर डेज। लेकिन डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल केयर सेंटर का एक ही हमेशा से स्लोगन रहा है कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। अगर हम आपको पहले ही बचा लें मामलात और मसाइल से तो फिर आपका ही पैसे बचेंगे ना। हॉस्पिटल्स में जो केयर है एक्चुअली उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी चेंज हो जाता है। अगर आपका डॉक्टर बेहतर है, आपका हॉस्पिटल बेहतर है, ऑफ कोर्स आपकी केयर बेहतर है। क्योंकि अगर लास्ट मिनट पे भी व्यूअर्स देखें, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब आप उस जिंदगी और मौत के बीच की घड़ी में होते हैं, अगर आप एक अच्छी जगह पे हैं जिस तरह डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, अगर आप वहाँ पे होते हैं तो एटलीस्ट नर्सरी भी बिल्कुल प्रॉपर्ली है इक्विप्ड, आपके डॉक्टर्स भी स्टैंड बाय पे, पीडियाट्रिशियंस भी, एंड एट द सेम टाइम आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी, एक एक चीज़ आपको फैसिलिटी इक्विपमेंट होते हैं। लाइक जब पेशेंट लेबर में जाती है तो आपको कंटिन्यूस CTG केयर की ज़रूरत होती है, जहाँ आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है ताकि जो ही लेबर के दौरान अगर कोई हार्ट बीट नीचे जाती है तो फ़ौरन पिकअप हो। ठीक है, पाकिस्तान में ज़ाहिर है पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में बड़ी लैकिंग है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि फाइनेंशियली उस तरह सपोर्ट नहीं है जिस तरह मिलनी चाहिए। एक प्रेगनेंसी को जो केयर मिलनी चाहिए पब्लिक सेक्टर में ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी उस तरह नहीं है। फिर जाहिर है लोगों को प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें आपका अगर लाइक कोई भी औरत है जो प्रेग्नेंट है वो तो यही कहेंगे जी हमें किसी भी कीमत पे मेरा बेबी ठीक ठाक होना चाहिए। जो प्री टर्म है बिफोर टाइम हो रही है फिर ज़ाहिर उनको वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ लेकिन ये कि आपका फिर सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई है वहाँ। फिर आपको ये कि जो ड्यूरिंग लेबर केयर मिलनी चाहिए वो आपको मिलेगी,
ये नहीं है कि आपको भाई डॉक्टर साहब, मेरा तो अपना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा डॉक्टर्स हॉस्पिटल के साथ। और मेरी बहुत ही एक करीबी दोस्त हैं, उनकी छोटी बहन की बेबी की डिलीवरी हुई डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। एक्चुअली जब उनके बेबी की डिलीवरी होनी थी, उन्होंने एक्चुअली किसी और हॉस्पिटल जाना था। वहाँ पे इशू पता चला कि जी बेबी को कुछ प्रॉब्लम है ये वो, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे नर्सरी बेस्ट है। तो उन्होंने खुद ही डॉक्टर्स हॉस्पिटल रेकमेंड किया। वो वहाँ पे आई। आपको पता है कि उनका बेबी एक तो बहुत अंडरवेट पैदा हुआ, मेरे ख्याल से कोई 1 किलो का भी नहीं था, या शायद टोटल 1 किलो उस बच्चे का वेट था। 1.5 महीना अपने टाइम से पहले भी पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा भी 1-1.5 साल का है और बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी बिल्कुल। और ये वो बच्चा था जिसको सांस की भी प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या, और वो दुआएं देती हैं। वो खुद कराची में, और जिनका बच्चा हुआ था वो अब दुबई में होती हैं। वो दुआएं देती हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उनके स्टाफ को, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ से लेके जो हेड थे, चेयरमैन तक नहीं, हर बंदे ने इतने प्यार से और खलूस से ख्याल रखा। और ये नहीं कि वो कोई बड़े जान पहचान वाले लोग थे, सिर्फ क्योंकि वो आपके पेशेंट थे। वहाँ केयर का लेवल है ना। एक बेसिकली मेरी एक अपनी पेशेंट थी, वो डॉक्टर थी खुद, तो वो बिल्कुल टाइम पे था, लाइक 9 मंथ था उनका चारा, तो एलिवेटर फॉल कर गया ना। उसके बाद उनको एकदम सडन ट्रोमा हुआ, शॉक। वो फ़ौरन ही उसके हस्बैंड ने कॉल की मुझे कि हम आ रहे हैं हॉस्पिटल। तो वो एमरजेंसी में लैंड किए। विद इन 20 मिनट्स उसका फ्रैक्चर भी था, सारा कुछ एवेल्यूएट हो गया कि बॉडी में कहाँ कहाँ उनको इंजरी हुई है। तो उनका लेग का फ्रैक्चर था। विद इन 20 मिनट्स उनका जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे वो भी आ गए। उन्होंने फ़ौरन उनको शिफ्ट करा के उनकी फिक्सेशन की फ्रैक्चर की। एट द सेम टाइम उसी टाइम उनका थोड़ा एब्रप्शन का एलिमेंट आ गया, बच्चे की मूवमेंट्स कम थी और ब्लीडिंग थी साथ स्टार्ट हो गई। यूट्रस के रप्चर का ख़तरा होता है इस सिचुएशन में। 30 मिनट के बाद उनको जो उनकी इन्वेस्टिगेशन